8 बजे शाम को गन पॉइंट पर एक डॉक्टर की कार लूट ली। अब यदि डॉक्टर्स ही अलाउड हैं इस समय मूवमेंट के लिए और यदि उनके संग ऐसा होगा तो बड़ा प्रेशर आ जाएगा, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने रात भर में केस सॉल्व किया था और सुबह उनको 3 फोटोग्राफ्स भेज दिए कि ये तीनों क्रिमिनल हैं और ये यहाँ बैठे हैं, इनको यहाँ से उठा लीजिए। तो उन्होंने कहा, यू श्योर? मैंने कहा गारंटी यही लोग जो मैंने कहा। जब आप गूगल पे किसी भी बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का या रेस्टोरेंट या वाइन शॉप का हेल्पलाइन नंबर सर्च करेंगे तो आपको फर्जी नंबर ही दिखेगा पहले 2-3 नंबर। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कोई आपको मैसेज करता है कि यूट्यूब क्लिक करके पैसे कमा लीजिए, फेसबुक क्लिक करके हज़ारों लाखों कमा रहे हैं लोग, और आप इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हो कि यार मैं क्यों गाड़ी छोड़। साइबर क्राइम है जिसको हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग, जिसमें सिर्फ टीनेज बच्चे ही टारगेट किए जाते हैं और ये यूके में, यूएस में बहुत प्रोमिनेंट है। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं साइबर फ्रॉड्स को लेकर, और एक मैं बुक आपकी पढ़ रहा था, अदृश्य जाल। तो इसमें आपने किस टाइप के अदृश्य जाल से लोगों को सावधान करने की कोशिश की है? देखिए, ये सारे केसेस जो अदृश्य जाल में है ये कोविड के टाइम मैंने सॉल्व किए थे, और कोविड के टाइम पर चूँकि नॉर्मल क्राइम कम हो गया था, कोई फिजिकली क्राइम नहीं हो रहा था कि गन देख के लूट लें, पर साइबर क्राइम बढ़ गया था। और इतना बढ़ गया था कि क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन थे और क्रिमिनल्स बैठ के कर रहे थे, पर जो लॉकडाउन था वो तो क्रिमिनल्स के लिए भी था, तो किसी तरीके से वो पैटर्न निकाल के, कि वो भी बहुत मूव नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से मैं उनको पकड़ लेता था जी। तो हमने बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए और इतने इंटरेस्टिंग केसेस थे, इसलिए मैंने वो सारे किताब में लिखे, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। पहला कि क्राइम हो क्यों जाता है, जब आप ऑनलाइन होते हो तो आपके संग कैसे आप ही विक्टिम बन जाते हो या आप ही टारगेटेड होते हो, तो वो आपको समझ में आता है। दूसरा, क्रिमिनल कैसे पकड़ा जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस लोगों को नहीं पता कि लोग गिव अप कर देते हैं। तो पुलिस में भी बड़ी पॉपुलर है वो बुक्स, सारी जो ये इन्वेस्टिगेटिव कहानीज़ हैं, और वो कौन सा टूल, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैंने पकड़ा, वो समझ में आता है। तीसरा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था ताकि आगे ना हो, फ्यूचर रेमेडीज़ क्या हैं, तो कुछ कॉन्शियसनेस भी क्लियर होती है, क्योंकि मैं आपको कोई सिंगल क्लिक सोल्यूशन नहीं दे सकता कि आज आपके बाद ये कर देना तो आपके संग कोई साइबर क्राइम नहीं होगा। हाँ, मैं आपके एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता हूँ कि अब आपको कोई आसानी से नहीं बेवकूफ़ बना पाएगा। बेसिकली तो बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, क्योंकि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। वो ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल मैं आपको कन्वे कर देता हूँ बिकॉज ऑफ द स्टोरीज। तो वही कहानियाँ हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानीज़ हैं, क्योंकि हर कहानी एक अलग डोमेन की है। कोई बच्चा है जो किडनैप हो गया है कोविड में, घर से गायब हो गया, अब ढूंढिए आप, कैसे ढूंढेंगे। एक लेडी है, वो आती है कि उसका हस्बैंड गायब हो गया जी। कैसे ढूंढेंगे आप। एक लेडी है, वो आती है कि उसके खिलाफ उसको कॉल आते हैं कि मसाज पार्लर के, और ल्यूट कॉल्स आते हैं जिसमें उसको अलग अलग लोग भद्दी भद्दी बातें करते हैं। अब वो कैसे उस तक उसका नंबर लीक हुआ, कि क्यों कॉल आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत रहस्य। और नंबर चेंज करने के बाद भी हर बार उसका नंबर एक्सपोज हो रहा था, बार बार एक्सपोज हो रहा था। जी। एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमारे उस समय लखनऊ में कमिश्नर थे सुजीत पांडे जी, उनका मुझे कॉल आया कि 8 बजे शाम को गन पॉइंट पर एक डॉक्टर की कार लूट ली। अब बोले डॉक्टर्स ही अलाउड हैं इस समय मूवमेंट के लिए और यदि उनके संग ऐसा होगा तो बड़ा प्रेशर आ जाएगा, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने रात भर में केस सॉल्व किया था और सुबह उनको 3 फोटोग्राफ्स भेज दिए कि ये तीनों क्रिमिनल हैं और ये यहाँ बैठे हैं, इनको यहाँ से उठा लीजिए। तो उन्होंने कहा, यू श्योर? मैंने कहा गारंटी यही लोग हैं जिन्होंने कार लूटी। तो उन्होंने कैसे ढूंढा, तो बड़ा लॉजिक मैंने जो उनको एक्सप्लेन किया कि सर बड़ा सिंपल है, क्योंकि 8 बजे गाड़ी चोरी हुई है। अच्छा, उन्होंने 2 चीज़ें मुझे बताई कि जो डॉक्टर साहब थे उनका जो आईफोन था वो 7 मिनट के बाद बंद हो गया और उस रोड पर कोई मूवमेंट नहीं था, तो किसी ने नहीं देखा कि वो गाड़ी गई कहाँ, तो कोई विटनेस नहीं है, तो इसलिए हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई विटनेस, पुलिस बिना विटनेस के कुछ कर नहीं पाती। तो मैंने कहा यदि कोई विटनेस नहीं है और 7 मिनट फ़ोन बंद हुआ है तो हम क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। तो बोले मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, तो मैंने कहा यही दोनों हमारे फेवर में जा रही हैं। तो 7 मिनट का मैंने ट्रैक देखा कि गाड़ी कहाँ से कहाँ गई, तो वो 3-4 किलोमीटर का मुझे ट्रैक दिख गया। फिर मैं देखा कि इस ड्यूरेशन में जितने टावर स्विच हुए हैं वो कौन कौन है, और मैंने उस टावर का डम निकाल के, जो भी उस टावर से मोबाइल कनेक्टेड है, मैंने सिर्फ कॉमन नंबर एनालिसिस किया कि ऐसे कितने और फ़ोन थे जो 8 से 8:05 के बीच में पहले यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे। मूवमेंट किसका हुआ जी। तो मूवमेंट तो सिर्फ उन्हीं 2 और फ़ोन का हुआ था ना जिसने लूटा था जी। और तो कोई फ़ोन था ही नहीं उस एरिया में जो मूव कर रहा हो, बाकी तो सब स्टैटिक थे। बिल्कुल। तो मुझे वो दोनों नंबर मिल गए,
ट्रू कॉलर पर डाला तो उनके नाम मिल गया, ईमेल आईडी मिल गया, उससे उनके फेसबुक आईडी मिल गए, फेसबुक से उनके पिक्चर्स मिल गए, उसमें उनके फादर्स की डिटेल्स मिल गए, पकड़े गए। तो साइबर स्पेस में इन्वेस्टिगेशन भी साइबर की तरीके से होता है, डेटा जो है वही हेल्प करता है इवेंचुअली। और इतना डेटा हमारा बाहर है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्रिमिनल तो पकड़े जा सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि क्राइम हो बहुत रहा है। हमारे पास करीब 2.5-3 लाख कंप्लेन हर महीने आती हैं गृह मंत्रालय, और इन्वेस्टिगेशन टीम्स छोटी होती हैं। तो मेरे ख्याल से उसका एडवांटेज क्रिमिनल को मिलता है, अदरवाइज हर क्रिमिनल पकड़ा जा सकता है। आजकल जॉब ऑफर्स को लेकर बहुत सारा फ्रॉड आता है, मैसेजेस आते हैं। आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया तो आपके पास मैसेज आता है यू आर सिलेक्टेड। मेरे पास भी पिछले वीक ऐसे ही मैसेजेस आए थे, और आपने ऐसे ही एक जॉब ऑफर के बारे में अपनी बुक में मेंशन किया है। तो वो पूरा मामला क्या था? सर जॉब ऑफर में तो आपने देखा है कि एक प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट लुट गई थी उसी चक्कर में जिनको यूएस से जॉब ऑफर आया था। तो कोई भी ट्रैप हो जाता है। पहले तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, कोई आपको मैसेज करता है कि यूट्यूब क्लिक करके पैसे कमा लीजिए, फेसबुक क्लिक करके हज़ारों लाखों कमा रहे हैं लोग, तो उनको लगता है ठीक है घर बैठे हैं क्लिक कर देंगे, और पहले वो 100-150 रुपये आपको दे भी देता है। 3 लिंक भेजेगा, आपसे लिंक क्लिक कराएगा, कुछ सब्सक्रिप्शन कराएगा, और उसके बाद पैसे डाल देगा, 150 रुपये 200 रुपये डाल दिए, तो आपको ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये तो वर्क कर रहा है। फिर वो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेगा, उसमें देखोगे कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो अपने स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि आज मैंने 40,000 कमाया, 5 लाख कमाया, बहुत मेजर। और आप इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हो कि यार मैं क्यों गाड़ी छोड़, मतलब इस गाड़ी में ना बैठ जाऊं। बिल्कुल। एंड उस प्रेशर में आके आप भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। एक लालच आ जाता है शायद आदमी के दिमाग में। एग्जैक्टली। और फिर कई बार लोग लोन लेके पैसा डाल देते हैं, बताते नहीं किसी को, क्योंकि उनको लगता है ये तो मैं ही कमाऊँ, किसी और को बताऊंगा तो सब कमा लेंगे। तो एक उस तरह का भी माइंड सेट रहता है। जब वो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 50 लाख दिखने लगता है, तब वो खुश हो जाते हैं, अब घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, और उस दिन वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पैसा लॉक हो जाता है। तो सब फर्जी दिख रहा होता है, जो ग्रोथ भी दिख रही होती है वो कुछ होती नहीं। वो ऐप ही इस तरह से डिज़ाइन होती है कि उसमें हर दिन कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखती है, और उसके बाद फिर जब पुलिस तक पहुंचते हैं तो पैसा गायब हो चुका होता है, सारा पैसा। जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो विदिन 1 to 2 आवर्स ये इंडिया से बाहर निकल जाता है। इतना फास्ट मूवमेंट, इतने इंटरेस्टिंग इसी। चूँकि आपने बोला, एक और केस मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक केस था जिसमें कोई उसको हिंट देता था कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आपको कल बढ़ जाएगा, शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा, या 2 दिन बाद बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाता था। फिर दूसरी बार उसने बोला, फिर बढ़ गया, तीसरी बार बोला, फिर बढ़ गया, चौथी बार उसने पैसा डाल दिया और पैसा चला गया। तो अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता था? पब्लिक शेयर था। बिल्कुल। 3 बारों बात सच क्यों हुई? यदि आप सोच जाएंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे क्रिमिनल कितना स्मार्ट होता है, और ये हर कोई खेल सकता है। फर्जी वेबसाइट बना के उसको? नहीं, कोई फर्जी, सब ऑथेंटिक ओरिजिनल आपको बढ़ते हुए दिखेगा, सब रियल है। इसमें सब मैथ यूज होता है। सब होता क्या है कि ये लोग 12 लोगों को सीधे मैसेज करते हैं पहले। अब किसी भी शेयर का दाम कल बढ़ेगा या घटेगा ये होगा, 2 ही चीजें हो सकती हैं। तो वो 6 को बोलता है कि कल बढ़ेगा, और 6 को बोलता है कि कल घटेगा। ओके, समझे? तो जिसको बढ़ जाएगा और बढ़ गया तो वो तो उसके कन्विंस हो गए। अब उन 6 में से वो 3 में तोड़ता है। 3 को बोलता है कि अब इस वाले शेयर का कल बढ़ेगा, और उन 3 को बोलता है घटेगा तो फिर 3 के लिए बात सच हो जाती है। बिल्कुल। फिर वो आगे वो 2 को पकड़ लेता है। तो ऐसे करके वो 3 बार एक बंदे के लिए लगातार सही डिसीजन दे पाता। वो खेल शुरू करता है। तो कितना साइकोलॉजिकली खेलते हैं एग्जैक्टली। ये सारी चीजें मैंने क्रैक की। मैंने कहा यार, जब मेरे पास विक्टिम आया कि नहीं सर 3 बार बढ़ा था, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो क्या लॉजिक है? और जो शेयर थे वो सारे प्रोमिनेंट शेयर थे, ऐसे भी नहीं जिसमें इंट्रा ट्रेडिंग हो रही हो या कोई इनसाइडर जॉब हो। तो वो भी 25-50 लाख के लिए कौन इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा? तो मुझे थोड़ा सा लगा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तब मुझे क्रैक करना पड़ा कि यार ये कर रहे हैं लोग, डिवीजन कर करके लोगों को ट्रैप कर करके फंसा रहे। तो कुछ भी चीज़ जो आसानी से पैसा कमाने का तरीका आपको दे दे, तो आदमी वहीं पे फंसता है जहाँ पे आसानी से आपने पैसा कमाने का सोचा। और ऐसा ही कुछ शायद हुआ था कि 40,000 रुपए का बर्गर बेच दिया था किसी को। तो इसमें क्या हुआ था? वो क्या मामला था? कोविड में ही, चूँकि घर पे ही सारा लोग मंगा रहे थे और काफ़ी टाइम से बाहर से खाना मंगाया नहीं था, जब मेरे से चीज़ें खुलना शुरू हुई तो कोई क्रेविंग कर रहा था कि साहब बर्गर पिज़्ज़ा खाया जाए। तो मुंबई में एक लेडी थी, उसने ऑर्डर किया, कुछ 250-300 रुपये का पेमेंट किया, और वो बर्गर डिलीवर नहीं हुआ। जब डिलीवर नहीं हुआ तो उसने चेक किया, तो उसके लिए हमने गूगल पर सर्च करते हैं कि जो भी बर्गर कंपनी है जिसकी भी बर्गर लाएगी उसकी हेल्पलाइन नंबर क्या है।
तो ये दूसरी मिस्टेक है जो सारे लोग करते हैं। जब आप गूगल पे किसी भी बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का या रेस्टोरेंट या वाइन शॉप का हेल्पलाइन नंबर सर्च करेंगे तो आपको फर्जी नंबर ही दिखेगा पहले 2-3 बार में, क्योंकि क्रिमिनली करके रखे होते हैं। तो आपको जो भी मोबाइल नंबर दिख रहा है आप उसको कॉल कर देते हो, वो कहते हैं हाँ साहब आपका पैसा वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं, बर्गर सॉरी आपको डिलीवर नहीं कर पाए, कुछ इशू था। तो आप एक काम कीजिए, आप ये एक लिंक भेज रहे हैं, इसको क्लिक करके अपना रिफंड ले लीजिए। उसने लिंक क्लिक किया तो उसके पैसे चले गए। तो रिवर्स पेमेंट लिंक्स होती हैं, यूपीआई की फैसिलिटी है, मैं आपको लिंक भेजकर आपसे पैसा ले सकता हूँ। एक जो बेसिक है जो लोग भूल जाते हैं, यदि मुझे आपके अकाउंट में पैसा डालना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लक्ष्मी अपने आप आती है, हमें लक्ष्मी खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यदि कोई आपसे बोले कि मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ तो आपने कुछ नहीं करना है, हाँ कर दीजिए रिफंड, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, यूपीआई अलाउ करता है, 1 लाख आपको कोई लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, कोई लिंक नहीं, कोई क्यूआर कोड नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई ओटीपी देना, कुछ नहीं करना है, जीरो एक्टिविटी। क्योंकि यदि आप ये समझ गए इतना बेसिक्स तो आपके संग 70% साइबर क्राइम नहीं होगा। क्योंकि जो 70% लोग लुटे वो इसलिए लुटे क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था कि साहब वो इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आया, उन्होंने कहा आपका डिविडेंड पड़ा हुआ है 60,000 का, तो आप ले लीजिए, तो उसके लिए आप ये लिंक क्लिक कर लीजिए या ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। अरे भाई पैसा आ रहा था तो फ़ोन दूर रख देते, डाल दे। आप जैसे ही कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हो तो आप लुटते हो। तो ये बेसिक है जो लोग इग्नोर करते हैं, चाहे वो एलेक्स फ्रॉड हो रहे हों, चाहे वो ई कॉमर्स फ्रॉड हो रहा हो, मोस्टली पैसा आ रहा था तब वो कोई एक्शन ले रहे थे और उस एक्शन के चक्कर में पैसा चला गया। सर सेक्सटॉर्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग जाने अनजाने किसी भी एज में इस मामले में फंस जाते हैं। और बुक पढ़ते वक्त एक बात सामने उभर के आई कि कैसे सेक्सटॉर्शन के एक मामले ने एक बच्ची को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया था। आई थिंक सुसाइड कर लिया उस बच्चे ने। तो सर कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे ऐसे मामलों में कोई जागरूक या सचेत रहे कि बचा जा सके? देखिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है जिसको हम बोलते हैं साइबर ग्रूमिंग, जिसमें सिर्फ टीनेज बच्चे ही टारगेट किए जाते हैं। और ये यूके में, यूएस में बहुत प्रोमिनेंट है। हज़ारों बच्चियां गायब होती हैं, यूके में भी गायब होती हैं, यूएस में भी हो रही हैं। अभी आप गूगल करेंगे तो पता पड़ेगा कि बर्मिंघम से 53 क्रिमिनल अरेस्ट हुए थे अभी 3-4 साल पहले, जिसमें मेरे ख्याल से उन्होंने 400-500 बच्चियों को फंसा रखा था। साइबर ग्रूमिंग क्या होती है कि ऑनलाइन दोस्ती करते हैं लोग टीनेज बच्चों से और उनका साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश करते हैं। उनको इस तरह से ल्योर किया जाता है कि वो, क्योंकि उस समय बच्चे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं, यदि उनकी तारीफ़ कर दी जाए या उनको अप्रिशिएशन मिल जाए, क्योंकि माँ बाप तो पुश कर रहे होते हैं अचीव करने के लिए कुछ, तो उनको एक स्पेस मिल जाता है, उनको आसानी से वो चीज़ ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई देना लगता है। और उसके बाद वो फंसना शुरू होते हैं और इस हद तक फंसते हैं कि फिजिकली भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, फाइनेंशियली भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं और कई बार वो सुसाइड भी कर लेते हैं, गायब भी कर दिया जाता है। तो यह वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि मुझे एक कॉल आया और मैं काफ़ी बिजी था उस समय, और व्यक्ति इतना टूटा हुआ था कि उसने मुझे कॉल करके सिर्फ ये बोला कि अमित जी, आप ही अमित जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने अच्छा अजीब लगा, मैंने कहा ऐसा कोई क्यों बोल रहा है, और फ़ोन काट दिया उसने। मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया कि आप अमित ही बोल रहे हैं ना, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि अब रूही इज़ नो मोर। तो मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा सर आप ये क्यों बोल रहे हो, मुझे क्यों बता रहे हैं, कौन है रूही? और उसके बाद बंदा रोने लगा, कह रहा रूही मेरी 15 साल की बेटी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड कर लिया, और मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि 15 साल की लड़की सुसाइड क्यों करेगी। तो मैंने कहा किस थाने में केस है, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? उन्होंने मुझे डिटेल भेजे, तो मैंने उस आईओ से बात की, बोले साहब सुसाइड किया है, सुसाइड नोट मिला है, तो और क्या बोलें, क्या कंक्लूड करें? तो मैंने इनसे बात की भाई सुसाइड नोट मिला है, तो उसने कहा सब सुसाइड नोट मिला है, पर 15 साल की बच्ची सुसाइड करेगी क्यों? उसने ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्या कारण, उसने सिर्फ ये लगा था कि मैं अपनी इच्छा से अपनी जान दे रही हूँ और इसकी जिम्मेवारी किसी को नहीं, ऐसे करके। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ तो कारण मुझे बता दिया जाए। तो फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, मैंने उसके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सब मंगाए, जो भी डिवाइसेस वो यूज़ करती थी, कुछ नहीं मिला मुझे। फिर मैंने उसका सोशल मीडिया एनालिसिस किया कि इसके दोस्त कौन कौन हैं, क्लोज़ फ्रेंड कौन कौन है, कौन इसकी फ़ोटो लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, किसकी फ़ोटो ये लाइक करती है। तो क्लोज़ लूप निकलना शुरू हो गए, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत एडवांस लड़की थी। तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड क्रैक करके सारे मैसेज देखे, तब भी कुछ नहीं निकला।
फिर डिलीटेड डेटा रिकवर किया, तो कुछ व्हाट्सएप चैट दिखी जिसमें वो एक लड़के के संग बात करती थी जिसका नाम था नागेश, और उस चैट में भी कुछ ऐसा नहीं था कि डाउट करे, पर मुझे खटक गया कि कुछ है कनेक्शन। फिर नागेश का नंबर का KYC निकलवाया तो वो फर्जी निकला, वो किसी अननोन ऐसी व्यक्ति के नाम पे था, उसको पता ही नहीं था कि ये नंबर उसके आधार से चल रहा है। तो कंफर्म हो गया कि ये बंदा गड़बड़, पर ये है कौन। फिर उसका सोशल मीडिया ढूंढा, वो भी फर्जी निकला, तो और कंफर्म हो गया कि ये बंदा ही होगा। पर हमें उसकी ना लोकेशन समझ में आ रही, IP एड्रेसेस सारे VPN के मिल रहे थे, मतलब वो बंदा बहुत सोफिस्टिकेटेडली प्ले कर रहा था और श्रूड क्रिमिनल था। फिर हमने उसका IPDR एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि इंटरनेट पर क्या क्या किया इसने, तो समझ में आया कि कभी 1-1.5 महीने पहले उसने डोमिनोज़ की वेबसाइट एक्सेस की थी। तो उधर से हमें क्लिक मिला, हमने डोमिनोज़ को लिखा कि इस टाइम पर इस दिन इस IP से क्या कोई डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बुक हुआ था, और उन्होंने हमें डिटेल भेज दिया, हुआ था। तो डिलीवर कहाँ हुआ था, तो उन्हें एड्रेस भेज दिया। फिर रेट डाली उस घर को, तो एक 53 साल का आदमी मिला, जो उसका नाम कुछ और था, वो नागेश का प्रोफाइल बना के यंग लड़के का प्रोफाइल बना के लोगों को ट्रैप कर रहा था, और 16-17 लड़कियां उसने ट्रैप कर रखी। तो ही विजिटेड दैट प्लेस, पहले उसने लड़की को साइकोलॉजिकली ग्रूम किया, कन्विंस किया नागेश बनकर, फिर उस सिटी में ट्रैवल किया, उसको होटल में बुलाया, प्रॉब्लम फिजिकली मोलेस्ट किया, जो भी किया हो, जिसकी वजह से लड़की इतना घबरा गई कि ये सुसाइड कर लिया। एक तो उसका ट्रस्ट टूट गया। जब आप अर्ली एज में कोई स्टार्टिंग में कोई रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करते हो इमोशनली, और इस समय आपको धोखा मिल जाए तो आप बुरी तरह टूट जाते हैं। और जब मैंने कहानी रेडियो पर सुनाई, क्योंकि मेरा रेडियो शो आता है, तो उसके बाद मुझे 16-17 ऐसे और केसेस मिले जिसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थे। किसी ने ट्रेन से कट के सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और उनके माँ बाप को पता ही नहीं था कि यह हुआ क्यों, कोई कारण नहीं, अच्छा खासा लाइफ जी रहे हैं, और वन डे ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। सारे तो केसेस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया, पर अधिकतर केसेस में साइबर एंगल इन्वॉल्व था, कुछ कुछ कनेक्शंस थे। तो मुझे लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले पेरेंट्स को, खास तौर में जो भी जिसके भी टीनेज बच्चे हैं। और आप मानिए कि इसी वजह से इंस्टाग्राम ने एक फीचर दिया फैमिली सेंटर करके, क्या आप अपने टीनेज बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर। ऑफिशियली अलाउड लीगल फीचर है। 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स इंस्टाग्राम पर किसको फॉलो करते हैं, किससे चैट करते हैं, कौन उनको क्या लिख रहा है, कितनी देर इंस्टाग्राम पर रहते हैं, सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा था इंस्टाग्राम का इन US एंड अदर कंट्रीज़, तो साइबर ग्रूमिंग के बढ़ते केसेस की वजह से इंस्टाग्राम को एक फीचर लाना पड़ा फैमिली सेंटर करके, जिसमें कोई भी पेरेंट अपने टीनेज बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकता है कि वो इंस्टाग्राम पर क्या कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, कौन उसको फॉलो करता है, कितनी देर इंस्टाग्राम पर रहते हैं, कोई अब्यूजिव बुलिंग मैसेजेस तो नहीं कर रहा है उसको। ये सारी चीज़ें मजबूरी में एज ए फीचर लानी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज़ तो कोई नहीं चाहता कि उसकी मॉनिटरिंग हो। पर केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए वर्ल्ड वाइड कि इंस्टाग्राम को लीगली एक फ़ीचर लाना पड़ा कि भाई पेरेंट ध्यान रखें, और ऐसा ना हो कि जब तक उनको पता पड़े बहुत लेट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मेरे ख्याल से किसी को पता भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं, जबकि इसको काफ़ी प्रमोट किया गया। तो बहुत ज़रूरी है ख़ासतौर से इस एज में, क्योंकि ये एज वो होती है जहाँ पर आप दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, एंड जिस एज से आप निकल के आते हो आप ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट कर रहे होते हो। साइबर स्पेस में ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना होता है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बड़े आराम से किसी की भी आइडेंटिटी चुरा सकता है। आप ही के नंबर से इनको कॉल चला जाएगा, आप ही की आवाज़ में कॉल चला जाएगा। अब ये कैसे नहीं मानेंगे, आपके बच्चे की आवाज़ में आपको कॉल आता है, आपके पेरेंट की आवाज़ में ही उन्हीं के नंबर से आपको कॉल आता है और कुछ हेल्प मांगी जाती है, तो आप कैसे इग्नोर कर देंगे। तो ये सब हो रहा है। अब इसका सोल्यूशन यही है कि यदि आपको ऐसा कुछ हो जाए तो आपको तुरंत कॉल बैक करना है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी नंबर से कॉल कर सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। मैं इनके ईमेल से आपको ईमेल कर सकता हूं, पर ईमेल रिसीव नहीं कर सकता। तो यदि आप रिस्पॉन्ड करते हैं, पलट के कॉल करते हैं, तो ओरिजिनल आदमी उठाएगा, और आप वेरीफाई करो कि अभी थोड़ी देर पहले आपके नंबर से कॉल आया, आप ही ने किया, तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इतनी सी चीज़ लोग नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बनाई जाती है पैनिक की, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से 50,000 रुपये भेजो और ऐसा है, तो आपको लगता है कि अब पहले ये कर दिया जाए, क्या वेरिफिकेशन करना। पर जैसे ही पैसे का कोई मामला है, आई थिंक डबल वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और ये AI के बाद और बढ़ेगा, हर तरीके से एक्सटॉर्शन बढ़ेगा। तो जितना हम ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करेंगे आगे जाके, थोड़ा कॉन्शियसनेस, मेरे ख्याल से उतना बच पाएंगे। सो सर आपका कहना है कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें,
और वेरीफाई करें, किसी भी कॉल पे या किसी भी ईमेल पे रिप्लाई करने से पहले उसको वेरीफाई करें, सतर्क रहें। धन्यवाद अमित सर, आप आए, आपने हमसे साइबर पे इतनी सारी बातें शेयर करी। और आगे अगर आप ऐसी साइबर क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर, और लेटेस्ट खबरों के लिए आए hindi.cnbctv18.com पर।